जीबी। आई एम एडवोकेट वर्षा। हमारे आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में जो पार्ट थर्ड में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसका जो लास्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हम आर्टिकल 32 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 और 32A मैं प्रीवियस वीडियो में बना चुकी हूँ, उसके लिए प्लीज आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। इस वीडियो में हम आर्टिकल 33, 34 और 35 को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 33 का हेडिंग क्या कहता है। आर्टिकल 33 का जो हेडिंग है वो कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड इन दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन एक्सेट्रा। जो भी राइट्स हमें इस पार्ट में दिए गए हैं, इसका मतलब है पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी राइट हमें पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो भी राइट्स हमें दिए गए हैं, उसे पार्लियामेंट कैसे मॉडिफाई कर सकता है और उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, वो हमें आर्टिकल 33 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 33 क्या कहता है, उसका टेक्स्ट क्या है देखते हैं। उसमें कहा गया है पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट any of the right conferred in this part shall in their application to। जो भी राइट्स हमें दिए गए हैं उसे पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है कि किस हद तक, डिटरमाइन कर सकता है टू व्हाट एक्सटेंट वो एप्लीकेबल होगा या क्या हो सकता है। तो इसके अंदर हमें 4 क्लॉजेस दिए गए हैं। जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उन पे फंडामेंटल राइट्स नहीं लगेंगे। जब हम आर्म फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस आ जाते हैं। तो पार्लियामेंट ने आर्मी के लिए भी आर्मी एक्ट 1950 लाए हुए हैं, देन नेवी के लिए नेवी एक्ट 1950 आया हुआ है, एयर फोर्स के लिए एयर फोर्स एक्ट 1950 आया हुआ है। वही जो हमारा क्लॉज बी है वो कहता है द मेंबर ऑफ द फोर्स चार्ज्ड विथ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जब हम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें पुलिस आ जाती है। तो जो भी पर्सन पुलिस में होते हैं वो हमारे क्लॉज बी में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज सी, जो कि कहता है पीपल एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन established by the state for purpose of intelligence और काउंटर इंटेलिजेंस। जो भी लोग एम्प्लॉय हुए हैं किसी ब्यूरो में या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि स्टेट ने स्टैब्लिश किया है इंटेलिजेंस के लिए या काउंटर इंटेलिजेंस के लिए, जिसमें हमारी सीबीआई, आईबी एक्सेट्रा आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज डी, जो कि कहता है पीपल एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन टू टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप for the purpose of any force, bureau or organization referred in clause A to C। तो इसमें जो हमारे clause A to C थे, जिसमें हमारे armed forces थे, then maintenance of public order था, then people employed in bureau or other organization with established for intelligence and counter intelligence था। इन तीनों में जो भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है इन तीनों से रिलेटेड, इन तीनों डिपार्टमेंट का, उसमें जो लोग एम्प्लॉयड हैं उन सब पे भी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो एज इट इज लागू नहीं होता। जो जैसे फंडामेंटल राइट्स किसी भी कॉमन पर्सन को दिए गए हैं वैसे इन चारों क्लॉजेस में जो लोग हैं उन लोगों को नहीं दिए जाते। पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है उन राइट्स को, क्योंकि अगर उन फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट नहीं किया जाएगा तो जो उनके अलग एक्ट्स बने हुए हैं वो ठीक से उनके बेसिस पे रूल नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो उनका जो ड्यूटी है वो ठीक से डिस्चार्ज हो सके, प्लस जो उनका डिसिप्लिन है वो ठीक से मेंटेन हो सके। इसलिए जरूरी है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जब जरूरी हो तो उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके, एब्रोगेट कर सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 34, जिसका हेडिंग कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स conferred in this part
while martial law is enforced in any area। जब भी मार्शल लॉ लगा हो किसी एरिया में, उस वक्त जो भी राइट्स हमें इस पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अंदर कहा गया है नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग फोर्थ गोइंग प्रोविजन इन दिस पार्ट। इस पार्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसके होते हुए भी पार्लियामेंट में बाय लॉ indemnify any person in the service of union or in the state or any other person for the act done by him in connection with the maintenance or restoration of the order in any area within the territory of India where martial law is enforced or validate sentence passed or punishment inflicted or any other act done under martial law in such areas। सबसे पहले देखते हैं कि मार्शल लॉ क्या कहता है। मार्शल लॉ का मतलब क्या है? मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जब भी कंट्री में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता, तो मार्शल लॉ लाया जाता है जिसके अंदर मिलिट्री को पावर दी जाती है कि वो अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो आर्टिकल 34 में कहा गया है कि जो भी पर्सन यूनियन के अंदर सर्विस में हो या स्टेट के अंदर सर्विस में हो और वो मार्शल लॉ के अंदर, अगर मार्शल लॉ लगा हो और उसके अंदर कोई एक्ट करता है तो पार्लियामेंट उसे इंडेमनिफाई कर सकती है। उसको पावर दिया गया है कि वो मार्शल लॉ के अंदर कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, कोई भी पनिशमेंट इंफ्लिक्ट कर सकता है या कोई और एक्ट कर सकता है। उसे ये राइट दिया गया है, वो किसी को आंसरेबल नहीं होगा, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर उसे इन्फोर्स करने का उसका काम है। ये जो हमारा मार्शल लॉ है वो आज तक इंडिया में कभी नहीं लगा है। 1919 में लगा था, मगर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया में कभी नहीं लगा है। जो हमारा आर्टिकल 352 में हमें इमरजेंसी लगाया जाता है वही काफी है, क्योंकि जो मार्शल लॉ है वो इमरजेंसी से भी एक्सट्रीम है, इंडिया में आज तक कभी नहीं लगा है। तो ये हमारा आर्टिकल 34 है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 35 जो कि कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट नथिंग विथ स्टैंडिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी प्रोविजन इस पार्ट्स में दिए गए हैं उसका लेजिस्लेशन का क्या इफेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पोजीशन है। इसमें हमारे पास दो क्लॉजेस हैं। जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है पार्लियामेंट शेल हैव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शेल नॉट हैव पावर टू मेक लॉ। जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकती है, मगर जो स्टेट के लेजिस्लेचर है उनके पास पावर नहीं है लॉज बनाने के। इसमें हमारे पास दो सब क्लॉजेस हैं। जो आर्टिकल 35 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1 है वो कहता है with respect to the matter under clause 3 of article 16, clause 3 of article 32, article 33 and article 34। इन चारों से रिलेटेड, इन चारों में जो मैटर्स है उससे रिलेटेड जो लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पावर नहीं है। वहीं जो हमारा क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 है वो कहता है for prescribing punishment for the act declared offense under this part। पार्ट 3 में जो भी चीज, जो भी एक्ट ऑफेंस डिक्लेयर्ड है उन सब से के लिए जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करना है वो भी पार्लियामेंट जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आती है उसके बाद जल्द से जल्द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर देगा उन ऑफेंसेस के लिए। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज 2। तो जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 35 का, उसमें कहा गया है कि एनी लॉ इन्फोर्स्ड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से एकदम पहले जो भी लॉज इन्फोर्स में लाए गए थे रिलेटेड टू जो भी क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 में दिए गए हैं उसके प्लस जो भी पनिशमेंट्स लाए गए थे
क्लॉज 1 के सब क्लॉज 2 के अंदर वो सब इफेक्ट में रहेंगे, वो सब सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड एडेप्टेशन ऑफ आर्टिकल 372 है। एंड वो तब तक कंटिन्यूएशन में रहेंगे, वो तब तक फोर्स में रहेंगे जब तक वो या तो ऑल्टर नहीं किए जाते, या रिपील नहीं किए जाते, या फिर अमेंड नहीं किए जाते बाय द पार्लियामेंट। इसमें हमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कि कहता है कि इस आर्टिकल में जो एक्सप्रेशन है द एनी फोर्स लॉ ऑफ फोर्स, जो भी लॉ ऑफ फोर्स की बात की गई है वो बिल्कुल वैसे ही है जो आर्टिकल 372 में बात किया गया है। जब हम 372 की बात कर रहे हैं तो 372 में हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी भी लॉ को अडैप्ट करने का। तो ये हमारा आर्टिकल 35 है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, और प्लीज बाकी के मेरे जो प्रीवियस वीडियो से जाकर के बाकी के फंडामेंटल राइट्स के लिए और बाकी के आर्टिकल्स के लिए प्लीज देखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।